इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस पर क्या सोचता है इसका जिक्र करेंगे, लेकिन संक्षेप में इसका हम बैकग्राउंड बताएंगे। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी अध्यक्षा मैनेजिंग डायरेक्टर होती हैं, एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे लोकप्रिय तरीके से हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसके समकक्ष होता है मैनेजिंग डायरेक्टर बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। वही इस समय इसको हेड कर रही है। 1 अक्टूबर 2019 से वह इसकी अध्यक्ष बनी हुई है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ पर यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का ही कब्जा या नियंत्रण रहा है, जबकि यानी यूरोपीय संघ इस पर ज़्यादा हावी रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का आईबीआरडी पर। दूसरे शब्दों में इन्हीं दोनों के विकल्प की तलाश के लिए ही भारत और चीन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना किया था बीजिंग में एक मीटिंग के दौरान, और भारत उसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है चीन के बाद। इसके पहले फोर्टालिजा ब्राज़ील में इन दोनों देशों ने मिलकर के पहल करके रूस और अन्य के साथ मिलकर के और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किया था। मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि ये दोनों अब भले ही IMF और IBRD का विकल्प न बन पाए, लेकिन विकल्प बनने का एक प्रयास तो है ही। तो आपको हम बताते चलें, ये दोनों यूनाइटेड नेशंस की एक परमानेंट बॉडी, 6 बॉडी में से एक इकोसॉक। अब तो 6वीं बॉडी जो ट्रस्टीशिप है वो 1994 के बाद वर्चुअली बेकार ही हो चुकी है, नॉन एग्जिस्टेंट ही हो चुकी है, क्योंकि अब कोई ऐसा द्वीप या आइलैंड या कोई ऐसी जगह नहीं है जो इनकी निगरानी में काम करे और किसी देश के साथ जुड़े। दूसरे शब्दों में ट्रस्टीशिप की भूमिका आज की डेट में गौड़ हो गई है। तो 5 परमानेंट बॉडी हैं, यही परमानेंट बॉडी काम कर रही हैं यूनाइटेड नेशंस के अधीन। एक तो जनरल असेंबली है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा इकोसॉक है, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये 4, और 5वां सेक्रेटेरिएट है। यानी दूसरे शब्दों में सचिवालय, जिसका महासचिव जो होता है, जो इस समय गुंटर हैं, संभवतः गुटेरस। इसमें जो गुटेरस हैं वो उसी के महासचिव हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय जो कल्पना की गई थी IMF और IBRD की भूमिका की, उससे ये थोड़ा सा दूर हुआ है। ये मुख्य रूप से अपनी धौंस जमाने के लिए, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए ये काम करता है विश्व के कमज़ोर देशों के ऊपर, जिससे पक्षपातपूर्ण रवैया इसका सामने आ जाता है। लेकिन इसकी मजबूरी है, चूँकि ज़्यादातर इसके अध्यक्ष जो हैं अभी तक के IMF और IBRD दोनों के, ये विकसित राष्ट्रों के ही होते रहे हैं, ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका से ही आते रहे। जैसे इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की क्रिस्टीना लागार्ड थी, जो कि एक अमेरिकी थी। ये ठीक है, अर्थशास्त्र के मामले में इन लोगों को ठीक ठाक ज्ञान होता है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि विकासशील देशों या अर्धविकसित देशों में ऐसे लोग नहीं पाए जाते। हाँ, ये दूसरी बात है कि अर्धविकसित देश के लोगों को यूनाइटेड नेशंस का जरूर महासचिव बनाया गया, जैसे बुतरस घाली को बनाया गया था। ये वास्तव में इजिप्ट से आते थे और घाना से आते थे, कोफी अन्नान, उनको बनाया गया था। तो ये दोनों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं। ये दोनों महासचिव का मुख्य काम यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है? प्रशासनिक काम देखना। मोटे तौर पर जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं वो तो मेंबरान ही बहुमत से तय करते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल विश्व शांति स्थापना के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग करती है। उसमें भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत का ही है।
भारत या एशिया से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका तो अपनी दादागिरी दिखाता है, वो कमांडर का पोस्ट चाहता है या चीफ का पोस्ट चाहता है, वो ज़्यादा सैनिक नहीं भेजता है, जबकि उसके पास सैनिकों की संख्या ठीक ठाक है। लेकिन भारत यूएनईपी हुआ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुआ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हुआ, इन सब में भारत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश है आज की डेट में। लेकिन फिर भी भारत विकसित राष्ट्र नहीं है, अब भी ठीक से विकासशील है कि नहीं, विकासशील तो है ही, क्योंकि इसके दो दो स्केल होते हैं। एक तो होता है एक्सचेंज रेट पैरिटी या पीपीपी बेसिस, और एक होता है, यानी इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करते हैं, या एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। इन दोनों लिहाज से भारत विकासशील तो है ही। चीन चीन की तरह से, चीन भले ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में वो अमेरिका या अन्य देशों से पीछे है, जनसंख्या ज़्यादा होने नाते, ठीक वैसे जैसे भारत की स्थिति है। तो इस प्रकार से आपको हम बता दें, जो यूनाइटेड नेशंस है वो अटलांटिक चार्टर पर आधारित है। ये 14 अगस्त 1941 को फाइनल हुआ था न्यू फाउंडलैंड में, और उस समय दो नेताओं ने, विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश पीएम थे उस समय, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसको फाइनल किया था। तो इसी के आधार पर एक्चुअली आगे चल कर के सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को चार्टर फाइनल हुआ। उसके पहले डम्बार्टन, ओक्स और याल्टा, याल्टा जो कि क्रीमिया में ब्लैक सागर, काला सागर के तट पर स्थित है, रूस में, सोवियत रूस उस समय था, तो वहाँ स्थित है। तो ये वास्तव में पहले यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे, और उसमें यूनाइटेड नेशंस की भूमिका बन गई थी। यूनाइटेड नेशंस को लीग ऑफ नेशंस की जगह लाया जाना था, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अनटोल्ड मिजरी आई थी, पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई थी। ग्रेट डिप्रेशन तो आया ही था 1929 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही आ गया था। 1933 में विंस्टन चर्चिल ने न्यू डील फाइनल किया था, ताकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सके। यूरोप सबसे ज़्यादा तबाह हुआ था इस युद्ध में। बहरहाल यूनाइटेड नेशंस आज भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हड़काया है इसको, ईरान को, कि भाई हम आपको बॉम्ब कर देंगे अगर आपने न्यूक्लियर डील फाइनल नहीं किया तो। और वो इजराइल के साथ खुल करके रहता है, इजराइल कहर बरपा रहा है उधर गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ। निर्दोष लोगों की हत्या, 46,000 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है वहाँ। ये सभी निर्दोषी थे, लेकिन इजराइल को तनी भी मोह माया नहीं है, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, थोड़े से वामपंथी सोच के हैं, लेकिन बतिया सही है, कहते हैं असली गुंडा तो अमेरिका है। अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर है, और अमेरिका सो कॉल्ड रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है, ताकि वो दुनिया को ये दिखा सके कि भाई बहुत सेक्युलर, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, और वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करता, जबकि सच्चाई ये है कि असली गुंडा वही है। खैर, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जो 33.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी 30.33 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। दूसरे नंबर पर चीन की है, जो 19.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन की है, जो कि 19.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी खरब अमेरिकी डॉलर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी की है, जो कि 4.92 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 4.92 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। चौथे नंबर पर जापान की है, जो 4.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, 4.39 खरब अमेरिकी डॉलर। और पाँचवें नंबर पर भारत है, 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये आईएमएफ का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। आईएमएफ एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी करता है एनुअल, और उसमें
वह इन सब चीज़ों को देता है। साथ ही ऐसे भी रीजनल भी तमाम रिपोर्ट जारी करता रहता है। तो ये दोनों में इसका जिक्र है। और आईएमएफ के अनुसार भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। 2025 में थोड़ा सा मध्यम रहेगा, यानी 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन 6.5 हो जाएगा 2026 में। यानी 2025 हो या 2026 हो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत की ही रहने वाली है। अब तो चीन भी पीछे छूट गया है। चीन भी 4% के आसपास ही ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रहा है जब से कोविड-19 का कहर बरपा है वहाँ। और माना जाता है चीन ने इसे बरपाया था, वुहान शहर से निकला था, जो भी है। तो इस प्रकार से आईएमएफ ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस को बेहतर देखा, उसमें रेजिलियंस, एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी जिसमें बैंक वगैरह सब आते हैं, इनका लचीलापन, रेजिलियंस मेन है। दूसरा कारपोरेट जगत, यानी जो जैसे अदानी और अंबानी की बात होती है, इन लोगों के द्वारा जो स्थिरता या मैनेजमेंट जो प्रदान किया गया है, कारपोरेट मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ डिजिटल इकॉनमी, जो पब्लिक खास करके सरकार के नियंत्रण वाली जो डिजिटल इकॉनमी है, जिसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, पेमेंट सिस्टम भी है जो सरकार की निगरानी में संपन्न होता है, अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, यानी जो अश्विनी वैष्णव के निगरानी में काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सभी की सभी चीज़ें जो है डिजिटल पब्लिक इकॉनमी को स्थिरता प्रदान करती हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। तो आईएमएफ ने इन 3 चीज़ों को प्रमुख माना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोपेल कर रही हैं, आगे ले जा रही हैं। यानी 6.4% या 6.5% की जो एनुअल ग्रोथ रेट जीडीपी में है, उस संबंध में आईएमएफ के जो भविष्यवाणी है वो यही है। यही इसी के आसपास आरबीआई की भविष्यवाणी है, और प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें आमोद कांत प्रमुख हैं, वो भी इसी दिशा में या इसी के आसपास की भविष्यवाणी उसकी भी है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आईएमएफ की भविष्यवाणी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, भले आम आदमी तबाह हो, भले बेरोजगारी हो, भले ही इंडिविजुअल परेशान हो, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स भले ही तबाह हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर, जैसे इन्फ्लेशन के मोर्चे पर मोदी सरकार सफल है, भले ही वो बुलडोज करती हो इन सब चीज़ों को, दूसरे शब्दों में हमको भागने ना देती हो, हमको घेर करके रखती हो। हम भले ही बेरोजगार हैं, पेट की आग हमारे है, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार ने तथाकथित रूप से ये सब चीज़ें प्राप्त कर रखी। हालांकि भ्रष्टाचार में कमी नहीं है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा आह्लादित नहीं होता है। या भारत पाकिस्तान से की तुलना में भी असुरक्षित देश है। दूसरे शब्दों में, अब इसमें चूंकि अमेरिका भी काफ़ी 79 रैंक है शायद अमेरिका की, तो अमेरिका वगैरह भी इसमें असुरक्षित देश की श्रेणी में रखे गए हैं। उससे तो बेहतर स्थिति 66 या 67 या 65 है पाकिस्तान की, तो उससे बेहतर स्थिति तो पाकिस्तान की, अमेरिका से बेहतर स्थिति तो पाकिस्तान की है। तो इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार का हम लोग जिक्र नहीं कर सकते। यानी भारत में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, विदेशी महिलाओं के साथ, और जिस प्रकार से छेड़खानी हो जाती है, या जिस प्रकार से पुरुष अगर है तो उसको चोरी चकारी का डर रहता है, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है भारत एक असुरक्षित देश हो और इसमें कोई पूर्वाग्रह ना हो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो। पाकिस्तान में भले ही उस तरह से फ्रीडम नहीं है जिस प्रकार से भारत में है, क्योंकि वहाँ सेना की चलती है। सच्चे अर्थ में वो डेमोक्रेसी तो है नहीं, दिखावे के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत की तुलना में अधिक सुरक्षित देश है, ऐसा मानना है। एंडोरा को शायद नंबर 1 पर रखा है। एंडोरा एक यूरोपियन कंट्री है, सबसे सुरक्षित देश है, एंडोरा को नंबर 1 पर रखा है। इसके बाद कुछ
अन्य देश भी हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में यूएई और सऊदी अरबिया को ज़्यादा सुरक्षित माना गया है, वो तीसरे या चौथे स्थान पर हैं। इस प्रकार से इस रिपोर्ट को हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें अमेरिका को काफ़ी पीछे रखा गया है। यानी जो आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो लोग अमेरिका की जगह पाकिस्तान जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में छीना झपटी या इस तरह की चीज़ें, चोरी चकारी जैसी चीज़ें कम घटित होती हैं, या हत्या जैसी चीज़ें कम घटित होती हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में माना गया है। खैर, वो एक अलग की चर्चा का विषय है। अभी बहरहाल आईएमएफ की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आईएमएफ के रिपोर्ट को हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं मान सकते। वास्तव में व्यष्टि स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर देश के भीतर भले ही लोग परेशान हों, लेकिन समष्टि स्तर पर निश्चित रूप से इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तभी आईएमएफ ने इस तरह की बात कही है। नहीं तो आईएमएफ पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहता, तो भारत को कहाँ स्पेयर करने वाला है। यानी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, 6.4 या 6.5 एक अच्छा खासा ग्रोथ रेट है कोविड के बाद, और भारत इसको मेंटेन किए हुए है। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।